अब इस परिच्छेद को देखते हैं। यह निश्चित है कि राजद्रोह, युद्ध और विधि लॉ की अवहेलना अथवा उल्लंघन को प्रजा की अनैतिकता पर उतना नहीं माना जा सकता जितना कि उस अधिराज्य की बुरी स्थिति पर। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि अगर किसी डोमिनियन में, अधिराज्य में राजद्रोह, युद्ध और विधि लॉ की अवहेलना हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, तो ज्यादा उत्तरदायी कौन है? ज्यादा उत्तरदायी वो अधिराज्य खुद है, ना कि जनता। जनता भी उत्तरदायी है, लेकिन ज्यादा उत्तरदायी कौन है? वो राज्य खुद। अब क्यों है ऐसा, क्यों कह रहा है लेखक? तो लेखक इसका कारण बताएगा। क्योंकि मनुष्य जन्मजात रूप से नागरिकता के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, अपितु उन्हें नागरिकता के लिए उपयुक्त बनाया जाना चाहिए, और ये कार्य किसका है? राज्य का है। इसलिए राज्य अधिक उत्तरदायी है या डोमिनियन अधिक उत्तरदायी है, जो भी कह लें आप, बस समझना है। इसके अतिरिक्त मनुष्य में नैसर्गिक मनोभाव सर्वत्र समान होते हैं। ठीक है, ये दूसरा कारण बताया। दो कारण बताया कि क्यों ज्यादा जिम्मेदार राज्य खुद है, उसके दो कारण बताए। आगे कह रहा है, और यदि अनैतिकता अधिक प्रबल होती है और किसी राष्ट्रमंडल में दूसरे राष्ट्रमंडल की तुलना में अधिक अपराध होते हैं, तो यह निश्चित है कि पूर्ववर्ती राष्ट्रमंडल ने, मतलब जहां ज्यादा अपराध हो रहा है उसके बारे में कह रहा है, कि पूर्ववर्ती राष्ट्रमंडल ने एकता के लक्ष्य के लिए पर्याप्त रूप से ना तो प्रयास किया है और ना ही पूर्व विचार करके अपनी विधि बनाई है, और इसलिए वह राष्ट्रमंडल के रूप में अपने अधिकार को बेहतर बनाने में विफल रहा। इसका अर्थ क्या है? जो दूसरा अधिराज्य है, जहां लॉ एंड ऑर्डर की समस्या कम है या नहीं है, इसका मतलब है कि उसने सोच समझ के विधि लॉ अपनी बनाई है और वह सफल रहा। क्लियर? अब आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण क्या कह रहा है कि कानून और व्यवस्था की समस्या के लिए प्रजा से अधिक प्रशासन जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि लोगों की स्वाभाविक भावनाएं समान होती हैं। वे जन्म से नागरिक नहीं होते, उन्हें नागरिक बनाना होता है। यदि कोई समाज एकता के उद्देश्य के लिए पर्याप्त विचार करके विधि नहीं बनाता, तो वह आदर्श स्थिति प्राप्त करने में विफल हो जाता है। ठीक है, तो किसकी बात की गई है परिच्छेद में? विद्रोह, युद्ध और कानूनों की अवहेलना या उल्लंघन का कारण या इसका उत्तरदायी कौन? ठीक, इस बारे में क्या बात की गई है कि इसके लिए राज्य की खराब स्थिति मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ठीक है, अब इसी को हम ढूंढेंगे। देखो प्रश्न में निष्कर्ष पूछा गया है, चलिए विचार ढूंढते हैं। विकल्प ए में, प्रत्येक अधिराज्य में राजद्रोह, युद्ध और विधि के उल्लंघन अपरिहार्य हैं। तो क्या यहाँ विचार है? नहीं है। बी देखिए, किसी अधिराज्य में सभी समस्याओं के लिए संप्रभु उत्तरदायी होता है, ना कि जनता। संप्रभु ज्यादा उत्तरदायी है, पूरी तरह से नहीं। यहाँ भी विचार में नहीं मिला। वह अधिराज्य सर्वोत्तम है जो एकता के लक्ष्य के लिए प्रयास करता है, जिसके पास सुनागरिकता के लिए विधि लॉ है। बिल्कुल सही है, ये रहा हमारा विचार, यहाँ मिल गया। देख लो, ज्यादा जिम्मेदार कौन है? वह अधिराज्य खुद। क्यों? क्योंकि वहां पे विधि और लॉ, ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। क्यों? क्योंकि उसने ठीक से सोच समझ के ये सारे काम नहीं किए हैं, विधि लॉ नहीं बनाई है। और ऐसा राज्य या अधिराज्य वो क्या है? असफल है इस संदर्भ में। तो जिसने किया है वो सफल है, लास्ट में देखो यही तो बता रहा है। ठीक है, तो वह अधिराज्य सर्वोत्तम है जो एकता के लक्ष्य के लिए प्रयास करता है और जिसके पास सुनागरिकता, गुड सिटीजनशिप के लिए विधि लॉ है। ये रहा विचार। डी भी देख लेते हैं, लोगों द्वारा अच्छा अधिराज्य स्थापित कर पाना असंभव है। नहीं मिला विचार, तो ना ए में, ना बी में, ना सी में। विचार सिर्फ ना डी में, विचार कहाँ है? सी में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला देखो, असमानता इस मूल लोकतांत्रिक प्रतिमानक का उल्लंघन करती है कि सभी नागरिक समान हैं। तो सभी नागरिक समान हैं। असमानता क्या करता है? इसका उल्लंघन करता है। समानता वह संबंध है, अब समानता के बारे में ये थोड़ा स्पष्ट करेगा कि समानता है क्या। समानता वह संबंध है जो कुछ एक मूलभूत विशेषताओं के संबंध में व्यक्तियों के बीच होती है, जिसे वे सामान्य रूप से साझा करते हैं। तो समानता क्या है? एक प्रकार का संबंध है। किस बारे में? तो कुछ मूलभूत विशेषताएं होती हैं हमारी, जो हम सभी में होती हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि नैतिकता की दृष्टि से कहें तो समानता एक स्वतः निर्धारित सिद्धांत है, स्वतः निर्धारित खुद से। इसलिए प्रजाति, जाति, लिंग, संजातीयता, निःशक्तता या वर्ग जैसे आधारों पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मूलभूत विशेषताएं हम सभी
शेयर करते हैं साझा रूप से, ठीक है। और ये समानता है क्या, ये स्वतः निर्धारित सिद्धांत है। जब स्वतः निर्धारित सिद्धांत है तो हम किसी दूसरे आधार पे हम ये भेदभाव नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। मानवीय स्थिति की ये विशेषताएं नैतिक दृष्टि से संगत नहीं है। यह विचार कि व्यक्तियों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए, न केवल इस कारण से कि इनमें से कुछ एक व्यक्तियों के पास कुछ असाधारण विशेषताएं अथवा प्रतिभा होती हैं, जैसे इनमें से कुछ एक व्यक्ति कुशल क्रिकेट खिलाड़ी, प्रतिभाशाली संगीतकार अथवा विख्यात साहित्यकार होते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे सभी मनुष्य हैं। अब सामान्य बुद्धि नीति का अंग बन गया है। क्या कह रहा है कि किसी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार हमें इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो कोई डॉक्टर है या बहुत बड़ा व्यक्ति है, इसलिए नहीं, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सभी एक मूलभूत विशेषताओं को शेयर करते हैं, इस बारे में हम सभी समान हैं, ठीक है। तो हमें किसी से सम्मान पूर्वक व्यवहार इसलिए करना चाहिए क्योंकि वह एक मनुष्य है। और लेखक कह रहा है कि अब यह सामान्य बुद्धि नीति का अंग बन गया है। क्लियर हो गया? चलो अब इसका विश्लेषण देखते हैं। परिच्छेद के अनुसार लोगों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि वे मनुष्य हैं, न केवल इसलिए कि उनके पास असाधारण प्रतिभा है। सभी व्यक्तियों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना सामान्य बुद्धि नीति का अंग है। किसके बारे में बात की गई है परिच्छेद में? लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने में समानता की महत्ता के बारे में बात की गई है। क्या बात की गई है? कि समानता सामान्य बुद्धि नीति का अंग है। अब इसे ढूंढते हैं। चलो देखो 15, क्वेश्चन नंबर 15, स्टेटमेंट फर्स्ट। समानता लोगों के लिए समाज के बहुविध व्यवहारों में आत्मविश्वास के साथ भाग लेने की एक पूर्वापेक्षा है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर हमें विचार मिल गया कि समानता क्या कह रहा है कि समानता लोगों के लिए समाज के बहुविध व्यवहारों में आत्मविश्वास के साथ भाग लेने की एक पूर्वापेक्षा है। ये समानता होगी तभी तो ऐसा हो सकता है ना। अगर जहाँ भेदभाव होगा तो वहां पर कैसे कोई आत्मविश्वास के साथ भाग ले पाएगा। तो भेदभाव नहीं होने का मतलब क्या है? समानता। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में हमें विचार मिल रहा है। अब सेकंड देखिए, असमानता का होना लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए हानिकारक है। असमानता का होना लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए हानिकारक है, यहाँ विचार नहीं है। अगर लोकतंत्र के अस्तित्व की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। थर्ड देखिए, सभी नागरिकों के समान होने का विचार ऐसा है जिसे किसी लोकतंत्र में भी वास्तव में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, हमारा मामला नहीं है, विचार यहाँ नहीं मिला। फोर्थ देखिए, समानता के अधिकार को हमारे मूल्यों और दिन प्रतिदिन की राजनीतिक शब्दावली में समाविष्ट किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। देखो क्या कह रहा है, सामान्य बुद्धि नीति का अंग बन गया है। तो 1 और 4 उत्तर क्या हो जाएगा? सी। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अभिजातीय शासन स्वयं को उस दायरे में अत्यधिक रूप से सीमाबद्ध करके विनष्ट कर लेता है जिस दायरे में सत्ता सीमित होती है। तो क्या कह रहा है कि अभिजातीय शासन क्या होता है कि जिस दायरे में सत्ता सीमित होती है उसी में अपने आप को और अत्यधिक सीमाबद्ध करके और अधिक सीमित करके खुद को नष्ट कर लेता है, ठीक है। जिस दायरे में सत्ता सीमित है उसका मतलब क्या है? कोई भी तंत्र है, अभिजातीय शासन ही है, तो उसे कुछ ना कुछ तो नियम कायदे कानून होते होंगे ना। अगर उसमें अपने आप को बहुत ज्यादा बांध लेता है, सीमाबद्ध कर लेता है, तो वो नष्ट हो जाता है, ये बात कह रहा है। दूसरा अल्पतंत्रीय शासन, एक दूसरे प्रकार के शासन की बात कर रहा है कि अल्पतंत्रीय शासन तत्कालिक धन प्राप्ति के लिए असावधानी पूर्वक संघर्ष कर स्वयं को नष्ट कर लेता है। तो अभिजातीय शासन और अल्पतंत्रीय शासन दोनों के साथ एक ही प्रॉब्लम है। यहां तक कि लोकतंत्र, अब लोकतंत्र की बात करेगा, लोकतंत्र के अतिरेक से लोकतंत्र भी स्वयं को विनष्ट कर लेता है। मतलब कि जिस नियम कायदे कानून पर कोई शासन स्थापित हुआ है उसी नियम कायदे कानून सिद्धांत की अति करने से वह शासन नष्ट हो जाता है। अभी तक यही पता चला। इसका मूलभूत सिद्धांत यह है कि किसका? लोकतंत्र का, क्योंकि इससे जस्ट पहले लोकतंत्र की बात की गई। तो लोकतंत्र, तो इसका मूलभूत सिद्धांत यह है कि पद धारण करने और लोक नीति निर्धारण करने का सबको समान अधिकार है। यही नहीं लोकतंत्र में। प्रथम दृष्टि में यह एक सुखद व्यवस्था है, किंतु यह विनाशकारी बन जाता है
क्योंकि लोग समुचित रूप से शिक्षित नहीं होते कि वे उत्तम शासकों और सर्वाधिक विवेकपूर्ण मार्ग का चयन कर सके। तो देखो, लोकतंत्र का अपना एक सिद्धांत है कि क्या कह रहा है, मूलभूत सिद्धांत क्या है कि पद धारण करने और लोक नीति निर्धारण करने का सबको समान अधिकार है। लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ होती है कि सब शिक्षित नहीं है उस तरह से कि अपने लिए उत्तम शासक को चुन सके। यहीं पर लोकतंत्र फिर विफल होने लगता है। तो लोकतंत्र क्या कर रहा है, अपने ही सिद्धांत में खुद को अत्यधिक सीमाबद्ध कर लेता है, तो लोकतंत्र भी विनष्ट हो जाता है। तो कोई भी शासन हो, किसी भी प्रकार का शासन हो, जब वो अपने सीमाओं के भीतर अपने आप को अत्यधिक सीमाबद्ध कर लेगा तो विनष्ट हो जाएगा। यही बात अभी तक पता चली है। आगे कह रहा है कि लोगों में समझ नहीं होती होती है और वे केवल वही दोहराते हैं जो उनके शासक उन्हें कहना पसंद करते हैं। ऐसा लोकतंत्र निरंकुश शासन या स्वेच्छाचारी शासन बनता है। किसने कहा? तो इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अभिजातीय, अल्पतंत्रीय और लोकतांत्रिक तीनों शासन अपनी सीमाओं और कमजोरियों के कारण स्वयं विनष्ट हो सकते हैं। अशिक्षित जनता के कारण लोकतंत्र का अतिरेक उसे निरंकुश शासन में बदल सकता है। तो बात किसकी की गई है? बात की गई है शासन के किसी भी रूप की सीमाएं, और क्या बात की गई है कि अपने मूलभूत सिद्धांत में अति के कारण शासन खुद को नष्ट कर लेता है। अब ये विचार में चलो देखते हैं। मर्म पूछा गया, विकल्प ये देखते हैं। मानव समाज शासन के भिन्न भिन्न रूपों के साथ प्रयोग करते हैं। विचार नहीं मिला। करते हैं प्रयोग, नहीं करते हैं, ये फैक्ट है, तथ्य है या नहीं है, इस बारे में दिमाग मत लगाना, इतना समय नहीं होता। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई विकल्प गलत है तो उसके गलत होने के कारण पर मत जाना। क्यों? क्योंकि गलत होने के कई कारण होंगे, सैकड़ों कारण होंगे। क्या करना है आपको? गलत है ये जानना जरूरी है। और ये गलत है क्यों? क्योंकि यहाँ विचार नहीं है। अब भी देखो, अपने मूलभूत सिद्धांत के अतिरेक के कारण शासन के किसी भी रूप का अपकर्ष हो जाता है। ये रहा आपका विचार। अब सी में आइए। सभी नागरिकों की शिक्षा ही पूर्ण कार्यात्मक और धारणीय लोकतंत्र को सुनिश्चित कर सकता है। यहाँ पे सिर्फ लोकतंत्र की बात नहीं हो रही है। लोकतंत्र के अलावा अभिजातीय शासन की बात किया, अल्पतंत्रीय शासन की भी बात किया, है ना। बात है कि शासन अपने सीमा के अंदर ही अतिरेक करने से नष्ट हो जाता है। तो वो बी में मिला, सी में भी नहीं है। डी देखते हैं। शासन का अस्तित्व एक अपरिहार्य बुराई है क्योंकि शासन के सभी रूपों में निरंकुश। छोड़ो हटाओ। तो हमारा आंसर क्या है? बी। अब इसे देखते हैं। नैसर्गिक राज्य, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, नैसर्गिक राज्य में ऐसा कुछ भी विद्यमान नहीं हो सकता जिसे सामान्य सहमति से अच्छा या बुरा कर सके। एक स्टेटमेंट दिया गया है कि भाई जो नैसर्गिक राज्य है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जिसको आप सामान्य सहमति से कह सके कि ये अच्छा या बुरा है। ठीक है। प्रकृति में जो भी चीज मौजूद है, उसके जो भी नियम कायदे कानून है, आप उसको अच्छा बुरा नहीं कर सकते। वो है तो है, हमेशा रहेगा। अब ऐसा क्यों नहीं कह सकते? लेखक उसका उत्तर देगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो नैसर्गिक राज्य में रहता है वो केवल अपने ही लाभ का ध्यान रखता है और अपनी पसंद के अनुसार तथा जहां तक कि उसके अपने लाभ का संबंध है अच्छे या बुरे का निर्णय करता है। तो अच्छा और बुरा का निर्णय कौन करता है? खुद व्यक्ति, खुद के लिए करता है, किसी और के लिए नहीं। तो जब हम समाज में क्या होता है, कई लोग होते हैं, तो जब हम किसी और के लिए भी करेंगे, निर्धारित करेंगे, तभी तो अच्छा और बुरा का कॉन्सेप्ट आएगा। ये लेखक कहना चाह रहा है कि नैसर्गिक राज्य में लोग खुद के ही प्रति जिम्मेदार होते हैं, अपने ही लाभ लाभ के बारे में सोचते हैं। ठीक है। और अपने ही लाभ को सोचते हुए अच्छे और बुरे का निर्णय करते हैं और स्वयं को किसी भी विधि के अंतर्गत अपने सिवा अन्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं मानता। जब किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं मान रहा है तो वो जो भी कर रहा है वो खुद के लिए अच्छा या खुद के लिए बुरा कर रहा है, दूसरे से उसको कोई लेना देना ही नहीं है। तो अच्छा और बुरे का कंसेप्ट ही खत्म। ठीक है। और इसलिए नैसर्गिक राज्य में अपराध की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां कोई अच्छा और बुरा जैसी कोई संकल्पना है ही नहीं। तो अपराध की कल्पना कहाँ की जा सकती है? अपराध की कल्पना तभी ना होगी जब हम कहें कि ये बुरा है, इसको अपराध की श्रेणी में डाल दो। नैसर्गिक राज्य में ऐसा नहीं है। अब कह रहा है केवल सिविल राज्य में ही ऐसा संभव है। मतलब अच्छा और बुरा का कॉन्सेप्ट कहाँ संभव है? सिविल राज्य में। अपराध की कल्पना कहाँ संभव है? सिविल राज्य में, नैसर्गिक राज्य में नहीं। जहां सामान्य सहमति से अच्छे या बुरे का निर्णय किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को राज्य के प्रति उत्तरदायी मानता है। इसका विश्लेषण देख लो। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति केवल अपने लाभ के अनुसार अच्छे बुरे का निर्णय लेता है, इसलिए वहां अपराध की कोई कल्पना नहीं होती। अपराध और नैतिकता का जन्म केवल नागरिक राज्य में होता है जहां समाज की सामूहिक सहमति और कानून का शासन होता है। तो
पैसेज में किसकी बात की गई है? नैसर्गिक राज्य और सिविल राज्य में उत्तरदायित्व का अंतर, या फिर नैसर्गिक राज्य या सिविल राज्य में अंतर। सीधा सीधा बात क्या बात की गई है? तो अच्छा या बुरा और पाप की धारणाएं सामाजिक ढांचे के भीतर होती है, ना कि व्यक्ति की प्राकृतिक अवस्था में। ठीक है, अब ये चीज हमें ढूंढना है। चलो ढूंढते हैं, प्रश्न में क्या पूछा गया है? मूल विचार। तो हम विचार ही तो ढूंढ रहे हैं। क्या सही या गलत है? ये अवधारणाएं राज्य के निर्माण के कारण अस्तित्व में। बिल्कुल सही। जब राज्य का निर्माण नहीं हुआ था तो सिर्फ प्राकृतिक राज्य था, नैसर्गिक राज्य था, वहां अच्छा बुरा का कॉन्सेप्ट नहीं था। जब राज्य अस्तित्व में आया तभी तो अच्छा और बुरा का कॉन्सेप्ट आया। यही तो विचार ढूंढ रहे थे हम, जो ए में मिल गया हमें। बी देख लो, क्या सही या गलत है? इस बारे में जब तक कोई शासक प्राधिकारी निर्णय नहीं लेता, कोई भी व्यक्ति। नैसर्गिक राज्य में व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अनैतिक और स्वार्थी होता है। अच्छे और बुरे के कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही है। डी, क्या सही या गलत है? यह विचार मानव जाति की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है या नहीं है, वो अलग डिस्कशन है। ठीक है, विचार नहीं मिला। विचार कहाँ मिला? ए में, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही। तो काफी बड़ा है और एक ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। इसको चाहो ना पॉज करके इसको पढ़ो एकदम अपना आपका जो सामान्य स्पीड है ना, सामान्य गति है पढ़ने की, उसमें पढ़ो। देखो कितना टाइम लग रहा है। अगर आप बहुत स्लो पढ़ेंगे तब जाकर के 1 मिनट लगेगा, नहीं तो 45 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। चलो देखते हैं। आसन्न भविष्य में हम कई नई प्रौद्योगिकियां, कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं रोबोट विज्ञान, रोबोटिक्स, 3D विनिर्माण, ग्राहकों की मांग के अनुसार निर्मित जैविक एवं औषधीय उत्पादों, घातक स्वचालित शस्त्रों एवं चालक रहित कारों का बढ़ता पण्यकरण, कमोडिफिकेशन देखेंगे। हम निकट भविष्य में इन सभी चीजों का कमोडिफिकेशन देखेंगे, बढ़ता कमोडिफिकेशन देखेंगे। बस इतनी सी बात है। क्या क्या इसमें लिखा है छोड़ दीजिए उसको। इससे विकट समस्याएं उत्पन्न होगी। अब जब हम इनका बढ़ता हुआ पण्यकरण या कमोडिफिकेशन देखेंगे तो इससे एक विकट समस्या उत्पन्न होगी। लेखक उसी समस्या की बात करेगा यहाँ पर। इस नैतिक प्रश्न पर प्रायः विचार किया गया है कि चालक रहित कार, नियम न मानने वाले जेवॉकर पदातिक को टक्कर मारने एवं अचानक एक और मुड़कर कार को क्षतिग्रस्त करने के बीच में निर्णय कैसे लेगी? ये जो है ना काफी डिस्कशन का मुद्दा है, नैतिक प्रश्न है ये। इसका उत्तर दोनों है। सरल, सरल क्या है? मानव जीवन को बचाना, और जटिल भी, कितने कोण पर कार को मोड़ना चाहिए, जटिल भी है। क्या केवल उस नियम को ना मानने वाले पदातिक को बचाने भर या उससे अधिक? यदि चालक रहित कार डबलिन में होगी तो निर्णय कौन करेगा? उसका निर्णय आयरिश सरकार करेगी, या कैलिफोर्निया में मौजूद कार का मूल कूट लेखक करेगा, या फिर हैदराबाद में मौजूद वह सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर करेगा जिसे कार का अनुरक्षण कार्य सौंपा गया है? यदि भिन्न भिन्न राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों में मानव जीवन को प्राथमिकता देने के बारे में भिन्न भिन्न सूक्ष्म नियम होंगे तो यह पार राष्ट्रीय निर्णयों सहित बीमा एवं निवेश संबंधी निर्णयों को किस तरह प्रभावित करेगा? सिंपल सी बात है, एक कार का उदाहरण लिया गया है। कह रहा है कि ये कार कहीं पदातिक जो जेवॉकर है उसको टक्कर मार देता है, जो लोग चल रहे हैं उसको टक्कर मार देता है, गलती उसी की थी। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा तो है जान बचाना, है ना? तो इसलिए नैतिक प्रश्न खड़ा होता है कि अगर ऐसा जब होता है तो फिर निर्णय कौन लेगा? क्योंकि ये कार का पार्ट कहीं और बना, असेंबल कहीं और बना, टेक्नोलॉजी किसी और की है, चल कहीं और रहा है, निर्णय कौन लेगा? और ये जो चुनौती उत्पन्न होने वाली है निकट भविष्य में, ये किस वजह से होने वाली है? बढ़ता पण्यकरण। इतना ही है ये पैसेज, इसको देख लीजिए आप कम शब्दों में। इस परिच्छेद में तकनीकी प्रगति के साथ जुड़ी नैतिक और कानूनी समस्याओं की चर्चा की गई है। इसमें ड्राइवरलेस कारों के निर्णय लेने की नैतिकता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह मुद्दा उठाया गया है कि भिन्न भिन्न राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों में मानव जीवन को प्राथमिकता देने के बारे में विभिन्न नियम है। ऐसे में ट्रांसनेशनल निर्णयों सहित बीमा और निवेश निर्णयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसकी बात की गई है परिच्छेद में? तकनीकी प्रगति के साथ जुड़ी नैतिक और कानूनी समस्या की बात की गई है। और इस बारे में क्या बात की गई है? नई तकनीकी प्रगति के व्यवसायीकरण ने उत्पन्न होने वाली नैतिक और कानूनी समस्याओं के बारे में निर्णय लेने के दायित्व को विशेष क्षेत्राधिकार के दायरे से बाहर कर दिया। अब किसी का क्षेत्राधिकार विशेष क्षेत्राधिकार नहीं है ना, क्योंकि पार्ट्स अलग अलग जगह बने हैं, टेक्नोलॉजी किसी और की है, चल रही है कहीं और, है ना?
और सबके अपने अपने नियम होते हैं। निर्णय कौन करेगा? तो किसी खास विशेष विशेषाधिकार से बाहर कर दिया। किसने कर दिया? तकनीकी प्रगति के परिणीकरण ने, कमोडिफिकेशन ने, व्यवसायीकरण ने। क्लियर हो गया? अब इसे हम चलो ढूंढते हैं। ये है 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें 5 स्टेटमेंट दिया गया है। चलो पहला देखो, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निहितार्थ पूछा गया है, अत्यधिक वैश्वीकरण किसी भी देश के सर्वोत्तम हित में है। तो क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है वो विचार जो हमने विचार देखा था? नई तकनीक प्रगति के व्यवसायीकरण ने उत्पन्न होने वाली नैतिक और कानूनी समस्याओं के बारे में निर्णय लेने के दायित्व को विशेष क्षेत्राधिकार के दायरे से बाहर कर दिया। ऐसा कुछ विचार आपको इसमें दिख रहा है? नहीं, गलत। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट, आधुनिक प्रौद्योगिकियां आर्थिक सीमाओं को तेजी से मिटा रही हैं। बिल्कुल सही। आर्थिक सीमा जो है उसको तेजी से मिटा रही, तभी तो विशेष क्षेत्राधिकार से बाहर हो गया निर्णय लेना। अब किसी खास देश या लोग या किसी व्यक्ति के क्षेत्राधिकार में नहीं रह गया, बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि आधुनिक प्रौद्योगिकियां आर्थिक सीमाओं को तेजी से मिटा रही हैं। ठीक है, तो दूसरा तो है विचार में। अब तीसरा देखते हैं, नवाचार और पूंजी ने राज्य के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया। हाँ बिल्कुल, राज्य का अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण हो गया। कौन निर्णय लेगा पता ही नहीं चल रहा। तो दूसरे में भी विचार है और स्टेटमेंट 3 में भी विचार है। अब देखते हैं 4, प्रत्येक देश की सार्वजनिक नीति अपनी निजी पूर्ति श्रृंखलाओं के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। काटो इसे। पांचवा देखो, भू राजनीति को कई अस्पष्टताओं और अनिश्चितताओं का निराकरण करना होगा। बिल्कुल, ये विचार तो है। लेखक जो है ये जो पैसेज जो आपका आसन भविष्य को लेकर के नई जो प्रौद्योगिकियां आ रही हैं और जिसके परिणीकरण बढ़ता ही जाएगा आगे, उसके बारे में चिंता जाहिर करके वो क्या कर रहा है, वो क्या बताना चाह रहा है आपको कि ऐसी और भी चीजें हो सकती है ना, जिसमें अस्पष्टता है, अनिश्चितता है। तो जो पैसेज में विषय लिया गया उस विषय में क्या है, मुद्दा क्या है, यही तो अस्पष्टता, अनिश्चितता निर्णय लेने के संबंध में। तो हाँ, 5 में भी विचार है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 2 3 5, 2 3 5, आंसर सी। अब इसको देख लेते हैं, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अनुसार भारतीय बैंकों के दिवालिया मामलों का समाधान किया जाए तो वह अनर्जक संपत्ति एनपीए स्थिति को कुछ सीमा तक नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। कह रहा है कि एनपीए को कुछ सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। कब? जबकि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अनुसार भारतीय बैंकों के दिवालिया मामलों का समाधान किया जाए। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा किए जाने वाले समाधानों की गति धीमी होने के बावजूद यह संहिता भावी ऋण चक्रों में बैंक बहियों को शोधित करने में सहायक हो सकता है। तो इस चीज में बैंक बहियों को शोधित करने में सहायक हो सकता है। अब देखो बैंक बही क्या है, आपको हो सकता है आपको नहीं भी पता हो, ठीक है, खाता है ये बस, तो नहीं भी पता हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने देख लिया कि दिवाला और शोधन अक्षमता कोड जो है वो एनपीए की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित कर सकता है और बैंक बहियों को भी वह शोधित करने में सहायक है। बस आगे चलो, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनः पूंजीकरण भी बैंकों के गुंजाइश पूंजी कैपिटल कुशन को बढ़ाने और उन्हें अधिक ऋण देने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करने में सहायक हो सकता है। अब एक बात और कही कि पुनः पूंजीकरण ये भी सहायक हो सकता है, ठीक है। किंतु अब देखो, ध्यान दो, किंतु अशोध्य कर्ज का समाधान और पुनः पूंजीकरण इस समाधान का एक अंग मात्र ही है, सिर्फ एक अंग मात्र है, यही दोनों उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि वे उस अनियंत्रित ऋण को रोकने में बहुत कम ही सहायक हो सकते हैं जिसने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को उसकी वर्तमान दयनीय अवस्था में ला खड़ा किया है। तो वर्तमान दयनीय अवस्था जो है उसमें सुधार सिर्फ ये जो दो बातें कही गई, पुनः पूंजीकरण और ऊपर जो कोड की बात की गई, वो वर्तमान जो हमारी दयनीय दशा है उससे उबार नहीं सकता, क्योंकि उसकी अपनी एक सीमा है। कह रहा है ना कि बहुत कम ही सहायक हो सकते हैं।
आगे है, जब तक अवधारणीय ऋण की समस्या के समाधान के लिए प्रणालीगत सुधार नहीं किए जाए। अब देखो, समस्या बताने के साथ साथ समाधान भी बता रहा लेखक, प्रणालीगत सुधार, तब तक भावी ऋण चक्र बैंकिंग प्रणाली पर दबाव डालते रहेंगे। तो क्या करना है, प्रणालीगत सुधार करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका विश्लेषण। परिच्छेद के अनुसार भारतीय बैंकिंग प्रणाली की दयनीय अवस्था केवल दिवालियापन संहिता और बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के माध्यम से पूरी तरह हल नहीं हो सकती। इसके लिए अवधारणीय ऋण की समस्या का प्रणालीगत सुधार किए जाने की आवश्यकता है। तो पैसेज में किसकी बात की गई है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एनपीए समाधान और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता। प्रणालीगत सुधार करने का मतलब क्या है, संरचनात्मक सुधार। इस बारे में क्या बात की गई है कि केवल एनपीए का समाधान और पुनः पूंजीकरण से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। इसके लिए अवधारणीय ऋण की समस्या का प्रणालीगत सुधार किए जाने की जरूरत है। अब इस विचार को हमें ढूंढना है। देखो, स्टेटमेंट पूछा गया है, तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और व्यवहारिक सुझाव को बेहतर दर्शाता है। तो क्या सुझाव दिया जा रहा है, विचार ही हमें ढूंढना है। बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण का सघन अनुवीक्षण, मॉनिटर और सघन विनियमन केंद्र सरकार को करना चाहिए। विचार मिला क्या, नहीं, विचार क्या है, फिर से देख लो कि अवधारणीय ऋण की समस्या का प्रणालीगत सुधार, संरचनात्मक सुधार, तो यहां नहीं मिला। बी में देखते हैं, ब्याज की दरें निम्न रखी जानी चाहिए जिससे कि अधिक ऋण देने ऋण। क्या संरचनात्मक सुधार में सिर्फ ब्याज की दरें ही आती हैं क्या, बहुत सारी चीजें आती है जो हम जानते भी नहीं है। बी, सी देखो, कई बैंकों का कुछ बड़े बैंकों में विलय कर लेना, क्या यही आता है सिर्फ, क्या नहीं। अब डी देखो, अशुद्ध ऋण की समस्या के दीर्घकालिक समाधान, ध्यान देना शब्दों पर, दीर्घकालिक समाधान के रूप में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में संरचनात्मक सुधार। ठीक है, अब संरचनात्मक सुधार में बहुत सारे सुधार शामिल होंगे। यहाँ तो बस एक की बात कर रहा है, मॉनिटर, यहाँ भी ब्याज दर की बात कर रहा है, यहाँ पे बैंकों का आपस में विलय करने की बात कर रहा है। नहीं, वो कह रहा है कि पूरा संरचनात्मक सुधार की जरूरत है। ठीक है, तो मिल गया हमें डी में, तो डी है इसका सही उत्तर। अब इसको देखो, भारत में समष्टि आर्थिक नीति का उद्देश्य समष्टि और व्यष्टि होता है। समष्टि मतलब जिसमें सामूहिकता का भाव हो। तो समष्टि आर्थिक नीति का उद्देश्य लोगों के आर्थिक कल्याण को बढ़ाना है, और ऐसी समष्टि आर्थिक नीति की किसी भी शाखा, विंग, मौद्रिक हो या राजकोषीय, आप जानते ही हैं, मौद्रिक मतलब केंद्रीय बैंक, आरबीआई हमारे यहाँ, राजकोषीय मतलब सरकार, सीधी सी बात है न। किसी भी शाखा, मौद्रिक हो या राजकोषीय, दूसरी शाखा के सक्रिय समर्थन के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती। ये स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा तो सरकार का सहयोग चाहिए, सरकार कार्य करेगी, आरबीआई का सहयोग चाहिए। ठीक है, म्यूचुअल कॉपरेशन चाहिए। चलो इसका देख लेते हैं विश्लेषण। परिच्छेद के अनुसार आर्थिक नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का मिलकर काम करना आवश्यक है। तो परिच्छेद में किसकी बात की गई है, भारत में मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति का एक दूसरे पर निर्भरता की बात की गई है। और क्या बात की गई है कि भारत में आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के लिए समष्टि आर्थिक नीति की दोनों शाखाओं, मतलब सरकार और आरबीआई शाखाओं को मिलकर काम करना होगा। अब यही हम बात देखेंगे, दोनों को मिलकर काम करना। उप सिद्धांत पूछा है आपसे, ये देखते हैं, केंद्रीय बैंक सरकार से स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, ये तो बात कह रहा है भाई, स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकते। स्वतंत्र होकर कार्य करने का मतलब है दूसरे का सपोर्ट चाहिए आपको, तभी आप स्वतंत्र होकर कार्य कर सकते हैं। आप पूरी तरह से स्वतंत्र की एक को छोड़ करके हम अकेले ही करते जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको ए में मिल गया। बी देखते हैं, सरकार को वित्तीय बाजारों और संस्थाओं का सघन विनियमन करना चाहिए। गलत, दोनों को मिलकर कार्य करना पड़ेगा। ये बात अभी तक तो ए में आई है, बी में नहीं आई है। अब यहाँ भी हम ये ढूंढेंगे कि दोनों को मिलकर कार्य करना पड़ेगा। बाजार अर्थव्यवस्था सरकार की साम्यवादी नीतियों के संगत नहीं है। गलत, लोगों के आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के लिए वित्तीय क्षेत्र में सुधार आवश्यक है। गलत बात है कि दोनों को, मौद्रिक शाखा और जो राजकोषीय शाखा है, दोनों को मिलकर काम करना होगा। ये बात सिर्फ ए में मिली कि केंद्रीय बैंक सरकार से स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकती, दोनों को मिलकर कार्य करना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब अगला चलिए,
हार्वर्ड और एमआईटी जैसे सर्वोत्तम विश्वविद्यालय उनके वेतन पत्रक पेरोल पर वास्तव में कुछ उत्कृष्ट अध्यापकों की सुविधा होने के बावजूद, मतलब वहां पे अधिक मतलब अत्यधिक पेरोल पर जो प्रोफेसर रखे गए हैं, अध्यापक रखे गए हैं, वो वहां है, मौजूद हैं अच्छे खासे। फ्लिप कक्षा, फ्लिप्ड क्लासरूम प्रारूप को तेजी से अपना रहे हैं। कह रहे हैं कि अच्छा खासा पेरोल वाला उत्कृष्ट अध्यापक है वहां पर, उसके बावजूद वो फ्लिप कक्षा प्रारूप को भी तेजी से अपना रहे हैं। अब ये फ्लिप कक्षा क्लासरूम क्या है, फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है, या फ्लिप कक्षा क्या है, छोड़ो उसको, क्या है नहीं है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या है, और अगर नहीं भी आया तब भी आंसर हो जाएगा। बस आपको यह जानना है कि वहां पे उत्कृष्ट अध्यापक हैं अच्छे खासे पेरोल पे, बावजूद वो फ्लिप कक्षा प्रारूप को तेजी से अपना रहे हैं। जहां विद्यार्थी, कहां, फ्लिप कक्षा में, जहां विद्यार्थी घर बैठे वीडियो व्याख्यान सुनते हैं, अब आप समझ गए ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है, और कक्षा के समय में अपने ज्ञान का अनुप्रयोग, समस्याओं का समाधान, उदाहरणों पर चर्चा इत्यादि करते हैं। प्रोफेसर उस चर्चा को संचालित करते हैं और आवश्यकता अनुसार अपने विचार देते हैं। उन अंशों को स्पष्ट करते हैं जो विद्यार्थियों को अस्पष्ट प्रतीत होते हैं और उन्हें ऐसे उन्नत विचारों से अवगत कराते हैं जो प्रासंगिक हो। तेजी से पढ़ के निकलना इन सभी बातों को, ठीक है। उसमें क्या टीचर करता है, विद्यार्थी क्या करता है, बस यही बता रहा है। जो आप करते हैं, जो मैं कर रहा हूं ना अभी, वही बात लिखी हुई है, जो आप कर रहे हैं वही बातें लिखी गई है। आगे देखो, इन विश्वविद्यालयों ने अपने वीडियो व्याख्यानों को पूरे विश्व में सबके लिए निःशुल्क उपलब्ध किया है। वे संपूर्ण विश्व के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को एकीकृत करके अपने अध्यापन में शामिल करने, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त खंडों को लेकर उसके आधार पर पैकेज तैयार करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। बात क्या है, बात सिर्फ ये है कि हार्वर्ड और एमआईटी जैसे जो सर्वोत्तम विश्वविद्यालय है, वो भी अब ऑनलाइन जो फ्लिप कक्षा है उस प्रारूप को तेजी से अपना रहे हैं, और उनकी जो उत्कृष्टता है, विद्वता है, जो उनकी खासियत है, स्पेशलाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड में वो वीडियो क्लास के माध्यम से फ्री में भी बांट रहे हैं, ठीक है। और फिर ये जो बताया गया कि उसमें क्या क्या करते हैं, टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका मतलब है क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी मिलती है, क्वालिटी से समझौता नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं इसका विश्लेषण। विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय जैसे हार्वर्ड और एमआईटी फ्लिप कक्षा प्रारूप को अपना रहे हैं। इसमें छात्र घर पर ही वीडियो लेक्चर्स लेते हैं और कक्षा के समय अपने ज्ञान का अनुप्रयोग, समस्याओं का समाधान, उदाहरणों पर चर्चा इत्यादि करते हैं, मतलब क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। प्रोफेसर इस चर्चा का मार्गदर्शन करते हैं। यह वीडियो दुनिया भर के क्षेत्रों के लिए मुफ्त में उपलब्ध है और अन्य विश्वविद्यालयों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो किसकी बात की गई है पैसेज में, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों द्वारा फ्लिप के प्रारूप को अपनाना। क्या बात की गई है कि विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों ने फ्लिप कक्षा प्रारूप को अपनाकर और लेक्चर्स वीडियो को विश्व स्तर पर निःशुल्क उपलब्ध कराकर शिक्षण को अधिक इंटरेक्टिव बनाया है। अब इसके हम प्रश्न को देख लेते हैं। केंद्रीय विचार, हम भी तो वही विचार ही तो ढूंढते हैं, ठीक है, केंद्रीय विचार ही ढूंढते हैं, उसी को सेंट्रल आइडिया कह रहे हैं। जो ऑथर का विचार है या ऑथर का थॉट है, वही सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज है। और यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया ही पूछा गया है, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया पूछा गया हो या सीधा सीधा कहा विचार पूछा गया हो या पूर्व धारणा पूछा गया हो, यही है मूल प्रश्न। पूर्व धारणा क्या है, विचार है, यही है मूल प्रश्न, ठीक है। तो चलो ढूंढते हैं विचार। पारंपरिक पद्धति की तुलना में कक्षा शिक्षण संचालित करने की ऑनलाइन पद्धति से विश्वविद्यालयों की क्षमता बेहतर होगी, होगी नहीं होगी छोड़ो, अपने को क्या करना है, अपने को तो बस विचार ढूंढना है, इसमें विचार नहीं है। दूसरा देखो, विषय वस्तु में कोई कमी किए बिना, मतलब क्वालिटी, उच्चतर शिक्षा सहजता से और कम व्यय में उपलब्ध कराई जा सकेगी, ये रहा विचार, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं, सब कुछ आपको पैसेज में बताया गया, ये रहा क्वालिटी, और कह रहा है कि उच्च वेतन जो पत्रक हैं, जो हाई पेरोल वाले अध्यापक हैं, उत्कृष्ट अध्यापक हैं, वहां है, मौजूद है, उसके बाद वो फ्री में बांट रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और फ्री में एजुकेशन बांट रहे हैं, वो भी क्वालिटी एजुकेशन बांट रहे हैं।
तो क्या कह रहा है, विषय वस्तु में कोई कमी किए बिना उच्चतर शिक्षा सहजता से घर बैठे आसानी से मिल रहा है ना, और कम व्यय में उपलब्ध कराई जा सकेगी। ये रहा आपका विचार। सी देखिए, हमें उच्चतर शिक्षा से संबंधित आधारिक संरचना में अधिक निवेश करने की आवश्यकता नहीं है, और तब भी हम बेहतर मानवीय और सामाजिक पूंजी विकसित कर सकते हैं। विचार नहीं है, हालांकि लग सकता है कि यहाँ विचार हो ना। आधार आधारिक संरचना में अधिक निवेश करने की आवश्यकता नहीं है, निवेश की पहली बात तो बात ही नहीं की गई है, और तब भी हम बेहतर मानवीय और सामाजिक पूंजी विकसित कर सकते हैं। तो विचार नहीं है। अब डी देखते हैं, उच्चतर शिक्षा में निजी क्षेत्र के संस्थानों के साथ साथ कोचिंग संस्थान इस अवसर का लाभ ले सकते हैं और फल फूल सकते हैं। पता नहीं, विचार नहीं है इसमें, तो आंसर क्या हो गया, ए। अब इसको देखिए, हमारे नगर जनसंख्या के अधिक संकेंद्रण और अपर्याप्त आधारिक संरचनाओं के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक सुविधा है। तो हमारे नगर जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक सुविधा है। किस कारण से, तो जनसंख्या के अधिक संकेंद्रण और अपर्याप्त आधारिक संरचना के कारण। ठीक है, इसके अतिरिक्त अब और भी कारण है, उनमें जनसंख्या घनत्व तो बढ़ रहा है, किंतु हमने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के निराकरण के लिए अभी तक कोई प्रणाली विकसित नहीं की है। कह रहा देखो भाई, ये हमारे पास समस्या है, और फिर भी हमने अभी तक उसके निराकरण के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की है। तो फिर करना चाहिए ना, करना चाहिए। जीडीपी में हमारे नगरों का योगदान 65% है, किंतु उनमें जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं है। जीडीपी में 65% योगदान शहरों का, लेकिन उन शहरों में रहने वाली जनता को पर्याप्त सुविधाएं मिल पाए, इसकी व्यवस्था नहीं है, इसकी सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। वायु की गुणवत्ता, परिवहन आदि से संबंधित समस्याओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो कि संधारणीय समाधान ढूंढने के लिए आवश्यक है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा था कि निराकरण के लिए अभी तक कोई प्रणाली विकसित नहीं की है, तो हमें क्या क्या करना होगा, हमें वायु की गुणवत्ता, परिवहन आदि से संबंधित समस्याओं पर ध्यान देना होगा। ठीक है, जो कि संधारणीय समाधान ढूंढने के लिए आवश्यक है। हमें नगर योजना बनाने के लिए, देखो संधारणीय समाधान, हमें क्या चाहिए, हमें संधारणीय समाधान चाहिए जो समस्या उसके लिए। हमें नगर योजना बनाने के कार्य में नागरिकों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है, और ऐसे नागरिक सम्मिलित नहीं होते तभी तो उनको पर्याप्त सुविधा नहीं मिलती। नागरिक सम्मिलित होंगे, डिमांड करेंगे, उनकी भागीदारी होगी तो पर्याप्त सुविधा भी मिलेगी, है ना। आवश्यकता है, और ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन करना होगा जो लोगों की आवश्यकता को पूरा कर सके। अभी ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है जो लोगों की आवश्यकता को पूरा कर पा रहा है। ठीक है, तो हमें करना होगा। विश्लेषण देखो, हमारे शहर बढ़ती आबादी और कमजोर बुनियादी ढांचा के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। शहरों में लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। हमें नागरिकों की भागीदारी के साथ एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता है जो सभी की जरूरतें को पूरी करे। अब देखो, उसी परिच्छेद को हम कितने कम शब्दों में समझ सकते हैं। बीच में जितनी बातें दी गई हैं, चाहे उदाहरण दिया गया हो या तुलना दी गई हो, सबको हटा करके मेन मुद्दे पे आ गए कि आखिर उदाहरण किस लिए प्रस्तुत किया गया, तुलना किस लिए की गई है। वो जो किस लिए है ना, उसको हमने विश्लेषण में रख दिया, तो पूरा परिच्छेद हमें कम शब्दों में समझ में आ गया कि बात क्या है। अब यहाँ से विषय और विचार को जान पाना बहुत ही आसान होगा कि किसकी बात की गई है। तो शहरों की जलवायु परिवर्तन के प्रति सुविधता और उनके विकास की चुनौतियों की बात की गई है। और इस बारे में क्या बात की गई है, बात की गई है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए नागरिकों की भागीदारी के साथ टिकाऊ योजना और प्रणालियां विकसित करना आवश्यक है। अब चलिए इस विचार को हम ढूंढते हैं। निष्कर्ष पूछा गया है, ये देखते हैं। हमारे नगरों में पर्याप्त स्वायत्तता के साथ सुस्पष्ट प्रशासनिक व्यवस्था का होना आवश्यक है। पर्याप्त स्वायत्तता के साथ, यहाँ पे पर्याप्त सुविधाओं की बात हो रही है, वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, और ये विचार हमें यहाँ पे नहीं मिला। उसके लिए क्या समाधान बताया है वो हमें नहीं मिला, तो यहाँ पर विचार का कोई भी अंश हमें मिल ही नहीं रहा है। डी देखो, निरंतर बढ़ता हुआ जनसंख्या घनत्व संधारणीय विकास करने के हमारे प्रयासों में बाधक है। बहुत सारे कारण बताए, एकमात्र जनसंख्या घनत्व की बात नहीं है, बात समाधान की है कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, वो क्या करना चाहिए वो बात यहाँ नहीं है। सी देखते हैं, हमारे नगरों के रखरखाव और विकास के लिए हमें संधारणीयता संबंधी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।
अब आ गई पूरी बात। संधारणीय कह रहा है ना, संधारणीय समाधान ढूंढने के लिए आवश्यक है। जो समस्या बताया बताया गया वो समस्या काफी विकट है, उसके लिए संधारणीय समाधान चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि जनसंख्या घनत्व को कम कर दो तो ये कर दो, सिर्फ सिर्फ ये कर दो, नहीं। सभी समस्या जितने भी कारण हैं उन सबको एड्रेस करना होगा। ठीक है, तो विचार मिल गया हमें सी में। अब डी देखते हैं। भारत की आधारिक संरचना और संधारणीयता संबंधी समस्याओं के लिए विकास की सार्वजनिक निजी भागीदारी। कहाँ सार्वजनिक निजी भागीदारी, ये अलग से एक विचार आ गया, तो गलत करो इसको। आंसर क्या है? सी। अगला चलते हैं। देखो, क्या कोई लोकतंत्र दीर्घ समय तक कल्याणकारी राज्य होने से बच सकता? क्वेश्चन एक उठाया है लेखक ने कि क्या कोई लोकतंत्र दीर्घ समय तक, लंबे समय तक कल्याणकारी राज्य होने से बच सकता है? तो अब लेखक इसी का उत्तर देगा पूरे में, पूरे परिच्छेद में। ठीक, कि बच सकता है या नहीं बच सकता है, इसी का जवाब को मिलने वाला है। तो जो जवाब मिलेगा वही विचार है लेखक का। जन कल्याण को पूर्ण रूप से बाजार पर क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? भाई ये तभी ना बच सकता है कल्याणकारी राज्य होने से, जबकि कल्याण का काम बाजार पे छोड़ दिया जाए। तो भाई क्यों नहीं छोड़ा जा सकता, ये प्रश्न उठा रहा है लेखक। आगे कह रहा है कि बाजार और लोकतंत्र के बीच अंतर्निहित तनाव विद्यमान है। अब ये बता रहा है, बाजार एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत पर कार्य नहीं करते हैं जैसा कि लोकतंत्र में होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति बाजार से क्या ले पाता है यह उसकी प्रतिभा, कौशल, क्रय शक्ति तथा मांग और आपूर्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। जबकि सरकार किस पे काम करता है? वेलबींग पे काम करता है, सोशल वेलबींग पे काम करता है। बाजार व्यक्ति के प्रयासों और कौशल का प्रतिफल देते हैं और बहुत से लोगों को समाज के निचले पायदान से ऊपर भी उठा सकते हैं, है ना? क्योंकि अगर उसमें प्रतिभा है, कौशल है, प्रयास कर सकता है तो बाजार उसको ऊपर उठा देता है। आजकल देख ही रहो यूट्यूब वगैरह पे, गांव देहात से भी बहुत सारे लोग जो हैं यूट्यूब पे इतने एक्टिव हो गए और उसके बाद उनकी इतने व्यूज हैं, इतनी अर्निंग है कि वो अब जो है निचले पायदान से उठ गया, गरीबी से निकल गया बाहर। ऐसे बहुत उदाहरण आप जानते हैं। किंतु मुद्दा क्या है? किंतु कुछ लोगों को ऐसे कौशलों के विकास के लिए कभी अवसर ही नहीं मिल पाता है बाजार में जिनकी मांग है। तो जिनको अवसर नहीं मिल गया वो तो पिछड़ गए, उसका क्या होगा? तो वहां तो कल्याणकारी राज्य ही सामने आएगा ना। ऐसे लोग सामान्यतः बहुत गरीब होते हैं और बहुत अक्षम होते हैं, अथवा इनमें कौशल विकसित करने में काफी समय लगता है। बाजार नौकरियां सृजित करके अकुशल लोगों को की भी सहायता कर सकते हैं। अब कह रहा है बाजार यहाँ पर भी सहायता कर सकता है, किंतु पूंजीवाद हमेशा से बेरोजगारी विस्फोट का साक्षी रहा है। क्या कह रहा है लेखक? लेखक कह रहा है कि कोई लोकतंत्र दीर्घ समय तक कल्याणकारी राज्य होने से नहीं बच सकता है। क्यों? क्योंकि बाजार तो बहुत लोगों को फायदा देगा, बहुत लोगों को ऊपर उठा सकता है गरीबी से, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग छूट जाएंगे और जो छूटेंगे वो बहुत गरीब होंगे, हाशिए पर होंगे। तो कल्याणकारी राज्य ही वहां पे उसकी मदद कर सकता है। इसलिए कोई भी लोकतंत्र दीर्घ समय तक कल्याणकारी राज्य होने से नहीं बच सकता है। चलो इसको देखते हैं, विश्लेषण इसका। बाजार योग्यता और क्रय शक्ति पर चलता है, जबकि लोकतंत्र एक व्यक्ति एक मत के समान अधिकार पर। बाजार सबको समान अवसर नहीं दे पाता, जिससे गरीबी और अकुशल लोग पीछे छूट जाते हैं और बेरोजगारी बढ़ती है। इसलिए लोकतंत्र में जन कल्याण को पूरी तरह बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। कल्याणकारी राज्य जरूरी है। तो किसकी बात की गई है? जन कल्याण के संदर्भ में लोकतंत्र और बाजार के बीच अंतर्निहित तनाव के बारे में बात की गई है। इस बारे में क्या बात की गई है कि चूंकि कुछ लोगों को बाजार का अवसर नहीं मिल पाता और वे सामान्यतः अत्यधिक गरीब होते हैं, ऐसे में कल्याणकारी राज्य की आवश्यकता होती है। अब इसी का हमें उत्तर ढूंढना है। देखिए स्टेटमेंट वन में विचार है या नहीं, पूछा गया पूर्व धारणा है। आधुनिक लोकतंत्र बाजार की शक्तियों पर निर्भर करते हैं ताकि वे कल्याणकारी राज्य बन सके। गलत है, विचार नहीं मिला। दूसरा देखिए, लोकतंत्रों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक पर्याप्त आर्थिक वृद्धि को बाजार सुनिश्चित करते हैं, यहाँ भी विचार नहीं मिला। तीसरा, आर्थिक विकास में पीछे छूट गए लोगों के लिए सरकारी कार्यक्रम की आवश्यकता है। बिल्कुल, बाजार सबको ऊपर नहीं ला सकता, है ना? सबको वो समान अधिकार नहीं दे सकता। तो जो पीछे छूट जाएंगे उसको फिर मुख्य धारा में कौन लाएगा? राज्य सरकार, ये सरकारें लाएंगी, कल्याणकारी राज्य लाएगा। ठीक है, यही बात है थर्ड में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी।
अब इसको देख लेते हैं। हमारे विद्यालयों में हम अपने बच्चों को भौतिकी, गणित और इतिहास तथा हमारे पास जो कुछ ज्ञान है उनके बारे में सब कुछ पढ़ाते हैं जिन्हें जानने की आवश्यकता होती है। तो हम सब कुछ जो हम जानते हैं हम अपने विद्यालयों में वो बच्चों को पढ़ाते हैं। किंतु मुद्दा क्या है, ये देखो, किंतु क्या हम उन्हें देश में महामारी की तरफ फैले जाति भेद की करवाहट के बारे में, हमारी भूमि के बहुत बड़े हिस्से को ग्रसित करने वाले सूखे के दुष्परिणामों के बारे में, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में, विकल्प के रूप में नरीश्वरवाद की संभावना आदि के बारे में शिक्षा देते हैं? यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि क्या हम उन्हें प्रश्न पूछने की शिक्षा देते हैं। कह रहा है क्या हम इन सब की शिक्षा देते हैं अथवा उन्हें केवल निष्क्रिय रहकर हमारे प्रज्ञान ग्रहण करने की शिक्षा देते हैं। तो कह प्रश्न उठा रहा है ये कि क्या हम इन सब की भी शिक्षा देते हैं या फिर हम कहते हैं कि भाई जो अपना नॉलेज है हमारे पास अभी तक हम बस निष्क्रिय होकर के तुम वही सुनते रहो वही रटते रहो। ठीक है, आगे कह रहा है कि विद्यालय की समृद्ध कोकुंड दुनिया से निकलकर अचानक ही किशोर किशोरी एवं स्वयं को विश्वविद्यालय की उन्मुक्त दुनिया में पाता पाती है। कोकुंड, अब कोकुंड का क्या मतलब है आपको अगर नहीं पता तो पता कर लीजिए, यहाँ पर जरूरी नहीं है। कह रहा है कि विद्यालय से जो बच्चे निकल रहे हैं जिसको कि आपने सिर्फ उतना ही बताया वो निष्क्रिय रह करके सुनता रहा जितना आपने उसको ज्ञान दी, जो भी नॉलेज दी जो आप जानते थे। ठीक है, इसलिए इसके लिए कोकुंड शब्द का यूज किया गया है। अब इसके मीनिंग को मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आप खुद ढूंढ लेना। मैं तो यह दिखाना चाह रहा हूं कि इसका मीनिंग नहीं भी पता है तब भी आपको आंसर मिल जाएगा आराम से। कह रहा है कि यहां से निकल करके वो कहां जाएगा, समझ लो कि खुले बाजार में जाएगा जहां पे उसको निर्णय लेना होगा खुद से ताकि वो आगे सरवाइव कर सके, अपना जीवन अच्छे से बिता सके। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ वह विचारों, प्रभावों और विचारधाराओं के द्वंद में बह जाता है। बहुत सारे विचार प्रभाव है, स्कूल में कौन से विचार प्रभाव, लेकिन जब उससे बाहर आते हैं ना कॉलेज की दुनिया में तो वहां पे बहुत सारे विचार प्रभाव और विचारधाराएं होती हैं, वहां तो वो उसके द्वंद में बह जाएगा। ठीक है, यही बात कह रहा है। यह संक्रमण उसके लिए कष्टदायी हो सकता है जिसे प्रश्न पूछने और राय कायम करने के लिए हतोत्साहित किया गया है। उसके लिए यह प्रॉब्लमेटिक होगा क्योंकि उसको आगे खुद ही निर्णय लेने हैं। और अगर इसकी ट्रेनिंग उसको स्कूल में नहीं मिली कि प्रश्न पूछना है, कैसे निर्णय लेना है और समाज में कौन कौन से संवेदनशील मुद्दे हैं, अगर उसकी ट्रेनिंग उसको पहले से नहीं मिली तो फिर वो द्वंद में फंसा रह जाएगा बेचारा। यही प्रॉब्लम है, यही मुद्दा है जो इस परिच्छेद में डिस्कस किया गया है। अब इसका विश्लेषण देखिए। परिच्छेद में बताया गया है कि हमारे स्कूलों में अकादमिक विषयों की शिक्षा के साथ ही सामाजिक और नैतिक मुद्दों को भी बताया जाना चाहिए और प्रश्न पूछने की शिक्षा भी देनी चाहिए ताकि बच्चों में व्यापक दृष्टिकोण और सोचने की क्षमता विकसित हो सके। तो इसकी बात की गई है परिच्छेद में, स्कूलों में बच्चों को आलोचनात्मक सोच और सामाजिक मुद्दों की भी शिक्षा देनी देने की आवश्यकता। और इसके बारे में क्या बात की गई कि अकादमिक शिक्षा के साथ आलोचनात्मक सोच और सामाजिक मुद्दों की शिक्षा से बच्चों में जीवन कौशल का विकास होता है। ये रहा विचार, अब इसको ढूंढना है। ये देखते हैं, विद्यालय पाठ्यक्रम बच्चों और अभिभावकों की अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं है। गलत, यहाँ विचार नहीं मिला। बी, शैक्षिक उपलब्धियों पर बल देने से व्यक्तित्व और कौशल के विकास के लिए समय मिलता है। भाई विद्यालय में कैसी शिक्षा देनी चाहिए ये बताया गया है परिच्छेद में, यही ढूंढना है आपको। सी, बच्चों को बेहतर नागरिक बनने के लिए तैयार करना शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है। बेहतर नागरिक बनने के लिए क्या क्राइटेरिया ये बताया गया, क्या डिस्कस किया गया? नहीं, डिस्कस किया गया है कि विद्यालय शिक्षा में कौन कौन सी शिक्षा देनी चाहिए। सिर्फ अकादमिक शिक्षा ही नहीं देनी चाहिए, अकादमिक शिक्षा से भी अलग, देखो यहाँ पे अकादमिक शिक्षा से भी अलग जो सामाजिक और नैतिक मुद्दे हैं उसकी भी शिक्षा देनी चाहिए, प्रश्न पूछने की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको मिल रही है क्या सी में? नहीं, तो ये भी गलत। डी देखो, बेहतर नागरिक बनने के लिए वर्तमान विश्व व्यवस्था शैक्षिक विषय वस्तु के अतिरिक्त सामाजिक और जीवन साधक कौशल की मांग भी करती है। अब देखो यहाँ पूरा का पूरा विचार आ गया कि कैसी शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी।
अब आओ अगले परिच्छेद पर। मध्ययुगीन व्यापारी चीन के बाजारों तक पहुंचने के लिए रेशम मार्ग के खतरों का जोखिम उठाते थे। ठीक है, एक फैक्ट है जो आप भी जानते ही हैं। 15वीं शताब्दी में हल्के पाल वाले पुर्तगाली बाजारों ने ज्ञान की अपेक्षा स्वर्ण और मसालों की खोज में परिचित विश्व की सीमा से परे यात्रा की। अब देखो, परिचित विश्व की सीमा, अब ये आप रहते हो, ये आपका परिचित विश्व है, इसके बाहर भी विश्व है, लेकिन आप उसके बारे में जानते ही नहीं। ठीक है, ये है आपका परिचित विश्व। अब आप अपने परिचित विश्व की सीमा से बाहर गए, मान लो यहां पहुंच गए, क्यों? वैसा वो कौन सा फैक्टर था जिसने आपको यहां से बाहर जाने के लिए पुश किया? तो वो फैक्टर है स्वर्ण और मसालों की खोज। ठीक है, आगे कह रहा है कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, या फिर हम कह सकते हैं ना लाभ कमाना या व्यापार करना, ये वो फैक्टर है जिसने पुश किया, जिस वजह से परिचित विश्व की सीमा से बाहर निकल गए, हम दूसरी जगह तक पहुंच गए। आगे कह रहा है कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो हमेशा संसाधनों की खोज ही सरहदों की खोज करने के लिए प्रेरक रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से कह रहा है तो सरहदों की खोज करने का प्रेरक कौन रहा है? संसाधन की खोज। संसाधन की खोज किस लिए भाई? लाभ कमाने के लिए तो, व्यापार करने के लिए तो। विज्ञान और जिज्ञासा कमजोर प्रेरक रहे हैं। अब दो प्रेरक की बात कर लिया, एक संसाधन की खोज और दूसरा प्रेरक विज्ञान, जिज्ञासा या शिक्षा कह लो। दो प्रेरक, ये मजबूत प्रेरक है जिसकी वजह से लोग परिचित विश्व की सीमा से बाहर निकले। ये कमजोर प्रेरक है, प्रेरक दोनों है लेकिन ये मजबूत प्रेरक है। आगे कह रहा है कि चाहे सौर मंडल हो अथवा अंतरा तारकीय अंतरिक्ष, आर्थिक इंजन का निर्माण ही अंतरिक्ष को उन्मुक्त करने का एकमात्र साधन है। मतलब अंतरिक्ष में भी हम बहुत दूर दूर तक क्यों जाएंगे? आर्थिक इंजन का निर्माण। ठीक है, और संसाधनों का निष्कर्षण ही वह इंजन है। तो सीधी सी बात है, लेखक इसमें कह रहा है कि हम जो अपने परिचित विश्व की सीमा से बाहर निकल करके दूर दराज के क्षेत्रों में गए, खोज अन्वेषण किया, किस लिए? संसाधन के लिए, व्यापार के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए। यही वो फैक्टर है जिसने पुश किया। ये एकमात्र फैक्टर नहीं है लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। ठीक है, चलो देखते हैं परिच्छेद का विश्लेषण। परिच्छेद में इतिहास से उदाहरण देकर यह तर्क दिया गया है कि संसाधनों की खोज मानव इतिहास में नई सीमाओं की खोज का प्रमुख कारण रहा है। भविष्य में अंतरिक्ष की खोज और विकास भी आर्थिक लाभ और संसाधनों के दोहन से प्रेरित होगा। तो किसकी बात की गई है परिच्छेद में? मानव इतिहास में सीमाओं की खोज का प्रमुख कारण या प्रेरक तत्व की बात की गई है। और क्या बात की गई है? कि नई सीमाओं की खोज में संसाधनों की खोज प्रमुख प्रेरक रहा है, ना कि विज्ञान और जिज्ञासा। अब इसको हमें ढूंढना है। सर्वोत्तम सार पूछा गया है। ए, किसी भी मानवीय प्रयास का प्राथमिक उद्देश्य धन का सृजन करना होता है। किसी भी मानवीय प्रयास की यहां सिर्फ बात नहीं हो रही, बात हो रही है नए सीमाओं की खोज की। तो हटाओ इसको, विचार नहीं मिला। ये देखो, अंतरिक्ष हमारी भावी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करेगा, चाहे वो सौर मंडल में विद्यमान अंतरिक्ष हो। भावी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कौन करेगा, इसकी बात नहीं है। सी देखो, मनुष्य मुख्यतः आर्थिक प्रतिफल के लिए नई सरहदों की खोज करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये रहा विचार। डी देखो, कुछ लोगों के जोखिम लेने का व्यवहार ही धन सृजन का आधार होता है। तो केवल सी और सी में विचार मिला था। आंसर क्या है? सी। अब इसको देख लो, ये बहुत विवादास्पद परिच्छेद है और मुझे लगता है कि आज तक का सबसे ज्यादा विवादास्पद परिच्छेद है। अभी पता चलेगा कि कैसे। देखो, यहाँ लिखा है, अधिकांश लोग सहमत होंगे कि शायद ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जहां सत्य बोलने से अधिक हानि होगी, जानबूझकर असत्य बोलना गलत है। पहले पढ़ लेते हैं फिर समझाएंगे। यहाँ तक कि सर्वाधिक सत्यवादी लोग संभवतः बहुत सारे असत्य बोलते हैं, जैसे कि हम युधिष्ठिर के बारे में जानते हैं, जिन्हें अर्थ विषयक सिमेंटिक असत्य माना जा सकता है। उनके शब्द प्रयोग में कुछ मात्रा में असत्य होता है जो कमोबश सोचा समझा होता है। तो
ये परिच्छेद, ये तो परिच्छेद हो गया, अभी मैं इसको समझा नहीं रहा हूं, ठीक है। इसका विश्लेषण पहले देख लेते हैं, फिर मैं अच्छे से समझाऊंगा। यह परिच्छेद इस नैतिक प्रश्न पर केंद्रित है कि क्या कुछ विशेष परिस्थितियों में झूठ बोलना उचित हो सकता है, और यह भी कि सर्वाधिक सत्यवादी लोग भी असत्य बोलते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया। अब इसका विषय और विचार देख लेते हैं। विषय क्या है कि विशेष परिस्थितियों में झूठ बोलने की नैतिकता पर प्रश्न, और विचार क्या है, मतलब क्या बात की गई है, तो कुछ विशेष परिस्थितियों में जहां सच बोलने से अधिक नुकसान हो सकता है, झूठ बोलने को नैतिक मानने के संबंध में असहमति हो सकती है। अभी समझ में शायद नहीं आया होगा, अब देखो क्वेश्चन पे आओ डायरेक्ट, तब समझ में आएगा। कह रहा है कि इस परिच्छेद के प्रथम अंश में किस विचार का उल्लेख किया गया है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि प्रथम अंश है कौन सा। देखो प्रथम अंश है यहां से लेकर यहां तक, एक जो सेंटेंस पूरा हुआ, और उसके बाद ये दूसरा अंश है। तो कह रहा है इस प्रथम अंश में किस विचार का उल्लेख किया गया। अब देखो मैं क्यों कह रहा था विवादास्पद, क्योंकि आज तक भी टीचर मानते हैं कि इसका उत्तर ए या बी है, कोई ए मानता हो या कोई बी मानता हो, लेकिन यूपीएससी ने इसका उत्तर दिया है डी। और यूपीएससी को उत्तर देने के बाद भी इसको स्टूडेंट या टीचर जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि डी कैसे सत्य है। ठीक, मैं आपको समझाता हूं बहुत ही आसान भाषा में कि डी कैसे सत्य है। देखो समझना ध्यान से, अधिकांश लोग सहमत होंगे कि, पहले यहां समझो, अधिकांश लोग, सारे लोग नहीं, अधिकांश लोग सहमत होंगे कि शायद, अब यहां से देखो, ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जहां सत्य बोलने से अधिक हानि होगी, मतलब कुछ विशेष परिस्थिति जहां सत्य बोलने से अधिक हानि होगी, उसको छोड़कर जानबूझकर असत्य बोलना गलत है। मतलब जानबूझकर असत्य नहीं बोलना चाहिए, ये धारणा है। लेकिन ऐसी कुछ विशेष परिस्थिति को छोड़कर जहां सत्य बोलने से अधिक हानि होगी, मतलब सत्य बोलने से ज्यादा नुकसान हो जाएगा, उन कुछ परिस्थितियों को छोड़कर अन्य परिस्थिति में जानबूझकर असत्य बोलना गलत है। ये कौन मानता है? अधिकांश लोग सहमत हैं इस बात से। ठीक है, अब लेखक ने लगाया यहां पर शायद। शायद मतलब विवाद, असहमति, डाउट। जहां डाउट होगा विवाद तो होगा, असहमति तो होगी, है ना। कुछ लोग कुछ मान रहे हैं, कुछ लोग कुछ मान रहे हैं। तो यहां पर देखो क्या कह रहा है, शायद कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, इसमें शायद लगाया, है ना। अब देखो क्या है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में जहां सत्य बोलने से ज्यादा नुकसान हो जाता है, वहां असत्य बोल सकते हैं। ये कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं। ठीक है, और कुछ लोग क्या मानते हैं कि नहीं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सत्य ही बोलना चाहिए। तो कुछ लोग ये मानते हैं, है ना। तो सत्य बोलने से, ये वाला पक्ष जो ये कह रहा है कि कुछ विशेष परिस्थिति में सत्य बोलने से हानि हो जाएगी, और ये पक्ष बोल रहा है कि किसी भी परिस्थिति में सत्य बोलने से हानि नहीं होगी। तो सत्य बोलने से होने वाली हानि के संबंध में दोनों पक्ष में क्या है? असहमति। यहां पर जो शब्द शायद है ना, यही निर्णायक है। इसलिए मैंने कहा कि भाषा और मनोविज्ञान के आधार पर विश्लेषण होगा परिच्छेद का, ना कि नॉलेज के आधार पर। ठीक है, तभी हम सही सही विश्लेषण कर पाएंगे। यही जो शायद वर्ड जुट गया ना, इसी से पता चला कि अब हो गई असहमति। कह रहा शायद ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जहां सत्य बोलने से अधिक हानि होगी। अब क्लियर हुआ इसका आंसर डी क्यों होगा, कि सत्य बोलने से होने वाली हानि के संबंध में असहमति। अब आप जाकर के पूरे यूट्यूब गैलरी को चेक कर लो,
अगर आपको इसका आंसर सही सही किसी ने डी बता दिया हो और इसी तरह से व्याख्या करके बता दी हो तो। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर डी कैसे है। अब 27 तो बहुत ही आसान है। निम्नलिखित में से कौन सी आदत अच्छे लोगों में बहुधा पाई जाती है? अच्छे लोगों में कौन सी आदत पाई जाती है? यहाँ देख लो, जानबूझकर असत्य बोलते, सिमेंटिक, सोचा समझा। सत्य और असत्य को मिश्रित करना, सत्य को असत्य के साथ साभिप्राय मिश्रित करना, साभिप्राय, सिर्फ मिश्रित करना नहीं, जानबूझकर मिश्रित करना, ये हो गया बी। तो खत्म हो गया 2021 का पूरा परिच्छेद का एक्सप्लेनेशन। मुझे लगता है आप लोग समझ ही गए होंगे। और जरूर कमेंट जरूर करके मुझे बताइए, कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैं ये अपील नहीं कर रहा हूँ कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये करें वो करें, वो आपका मैटर है, बट कमेंट अगर आप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि मुझे उससे कुछ प्रोत्साहन मिलेगा और मैं काम करने के लिए प्रोत्साहित होऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप करो ना करो, मैं अपना काम करता ही रहूंगा ना, मेरा यही काम ही है, मैं यही करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप कमेंट करके बताओगे ना तो मुझे पता चलेगा आपके बारे में कि आप कितना समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। कोई क्वेश्चन उठता है तो वो भी बताओ, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। ठीक है, तो फिर चलो अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2022 के परिच्छेद को लेकर के। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।